अस्सलाम वालेकुम। I'm सॉरी, मेरी कुछ तबीयत नासाज थी, इसीलिए कुछ रूटीन में डिस्टरबेंस आ गई, इसीलिए कुछ डिले हो गई चीज़ें। खैर, हमारे सिलेबस का अगला जो टॉपिक है वो है रीजनल कॉपरेशंस, और इसमें सबसे पहले उन लोगों ने दिया हुआ सार्क। हम सार्क पढ़ेंगे। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो अगर कहते हैं कि अगर जो जिसको अमली जामा अगर पहना पहना लिया जाता हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद भी, तो शायद हमारा मुल्क किसी और स्टेज पे आज होता, और उसकी कोई वजह और इसमें कोई शक भी नजर नहीं आता, क्योंकि ये एक्चुअल में वाकई अगर हम अपनी सारी पोटेंशियल को अपने रीजन पे जो है ना वो हम अपनी वो उस पोटेंशियल को यूटिलाइज कर लेते हैं, और हम अपने रीजन पे जो है ना वो उस तरीके से चीज़ों को लेके चल सकते एक कोहेरेंस और सिस्टमैटिक वे में, तो आज हमारे दिन कुछ और होते, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरोपियन यूनियन के दिन कुछ और हैं। वहाँ पे शेंगेन वीज़ा का प्रोसेस है, लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सिनारियो है। खैर, ये जो सार्क थी ना, जो उस टाइम में 80s में 70s में जो ऑर्गेनाइजेशंस बन रही थी, माइंड तो यही था कि बिल्कुल उस तरह से एक सेटअप बनाया जाए जैसे कि यूरोपियन यूनियन का है, ताकि जो है ना कलेक्टिव वेलफेयर हो पूरे रीजन की। सो दूसरी तरफ जो यूरोपियन यूनियन थी वो एक्सपैंड कर रही थी, और इंस्पिरेशन वहां से ली एशियन लोगों ने। और एशियन लोगों ने जो है ना वो ढाका के अंदर 8 दिसंबर 1985 के अंदर अपने लोगों की कलेक्टिव वेलफेयर के लिए जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक यूनियन बनाई, जिसमें जो है ना वो साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर, जिसमें इन लोगों का भलाई मतलब थी। लेकिन वो काम नहीं कर सकी। देयर वुड बी थिंग्स वी वुड बी डिस्कसिंग, जिसके लॉजिक्स पे हम ये काम नहीं कर सकी। खैर, तो दुनिया के अंदर ना टोटल मोर देन 300 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तब बनाई जाती है जब आपका कोई आपके इंटरेस्ट, आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट, आपके सोशल इंटरेस्ट, आपके जो है ना वो किसी भी और रिलीजियस इंटरेस्ट बेस्ड जो है ना वो आपने वो गेन करने हो, और आप में उसको दूसरी कंट्री, दूसरी स्टेट के साथ जो है ना ताउन की जरूरत पड़े। सो यू मेक अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही जैसे एक फैमिली दूसरी फैमिली के साथ इल्हाक करती है ताकि कुछ स्पेसिफिक मकासद अचीव किया जा सके। सो देयर आर मोर देन 300 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें कुछ एरिया बेस्ड हैं, कुछ मजहब बेस्ड हैं, जैसे कि इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बना हुआ है, 57 ममालिक का, तो उस वो भी देखें ना, वो मजहब बेस्ड है। एंड देयर आर अदर थिंग्स, सार्क, इको एंड वो और भी देयर इंडिया अब कर रहा है लिमोआ वगैरह, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो इस तरह से जो एग्रीमेंट्स कर रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजनल कॉपरेशंस एंड मल्टी डायमेंशनल कॉपरेशंस अक्रॉस द ग्लोब। खैर, हमारा टॉपिक सार्क है। सार्क जो है ना दुनिया की जो टोटल एरिया है उसका 3% सार्क कंट्रीज, ये जो 8 कंट्रीज हैं, ये पहले 7 थी, बाद में अफगानिस्तान भाई इसमें मिले, तो सार्क कंट्रीज दुनिया का 3% एरिया जो है ना वो ओन करती हैं। दुनिया की 21% आबादी सार्क ममालिक के अंदर रहती है। दुनिया की टोटल इकोनॉमी का, टोटल जीडीपी का 5.21%, यानी कि 5.25% तकरीबन पूरी दुनिया की दौलत का ये कंट्रीज ओन करती हैं। इसका हेडक्वार्टर नेपाल के अंदर है। ये बनी कहां थी? ये बनी थी बांग्लादेश के अंदर, ढाका में, ठीक है, 1985 में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू के में है, ठीक है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और इसकी ऑफिशियल जो करेंसी है ना वो इन 8 ममालिक की जितनी जो करेंसीज हैं सारी की सारी इसकी ऑफिशियल करेंसी है। इसके 8 मेंबर स्टेट्स हैं, जिनके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स आते हैं। इसके 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जो कि रजिस्टर होती हैं ताकि वो आगे हालात के मुताबिक उसके मेंबर बन सकें, ठीक है। तो अगर ये सक्सेस स्टोरी होती तो ये ऑब्जर्वर स्टेट्स जो है ना ये बाद में इसकी मेंबरशिप हासिल कर लेती और साथ में इसके ज्वाइन कर लेती, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाती। लेकिन उन्होंने देखा ये तो इटसेल्फ फेलियर है। सो अभी तक तो उसके बाद अफगानिस्तान ने ही ज्वाइन किया है, और उसके भी अपने जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई। खैर, इसके ऑब्जर्व स्टेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ईयू, ईरान, जापान, म्यांमार, साउथ कोरिया, स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मॉरिशस, 9 इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि मतलब ये बनी कैसे,
कुछ लोग जो है ना वो पाकिस्तान के कुछ लीडर्स का नाम लेते हैं कि दे मेड दिस, लेकिन इंटरनेशनल एरिना में इसकी हिस्ट्री की बताई जाती है कि 1947 के अंदर एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हुई। 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ, तब एशिया के अंदर चूंकि गोरा यहां से जा रहा था, तो एशिया के अंदर टूट फूट वो जो ऊपर नीचे चीजें गवर्नमेंट्स बन रही थी, कुछ स्टेट्स बन रही थी, कुछ जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रक्चरल जो है ना वो कुछ ऊपर नीचे चीजें हो रही थी। तो उन लोगों ने, जो यहाँ के लीडर्स थे, उन लोगों ने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस की कि भाई हम लोगों ने आगे मुस्तकबिल में जब स्टेट्स अगर बन जाती हैं तो व्हाट वी आर सपोज टू डू। तो वो जो है ना वो उस तरह से प्रोसेस चलता रहा। फिर यहाँ पे दुनिया बाइपोलर थी और यहाँ पे कुछ कंट्रीज, यहाँ पे पाकिस्तान जो है ना वो वेस्ट के साथ अलाइन हो गया, कुछ कंट्रीज यहाँ से अलाइन हो गई टुवर्ड्स ईस्ट रशिया के साथ, ठीक है। तब तक ये नहीं बना था। फिर 70s आ जाती है। 1970s में ना 7 इनर साउथ एशियन नेशंस ने एग्री हो गई टू क्रिएट अ ट्रेड ब्लॉक। सबसे पहले ये एक ट्रेड ब्लॉक था क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा पुअर आबादी भी इसी रीजन में रहती है। वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट पीपल लिव हियर। मैं आपको आगे फैक्ट बताऊंगा। दुनिया की, इंडिया की 14%, 1 अरब 40 करोड़ का अगर 14% लगाएंगे तो तकरीबन पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा लोग तो इंडिया में गरीब रहते हैं। 14% लोग ना पुअरेस्ट, उनको दूसरे टाइम की, एक टाइम का खाना दस्तियाब है, दूसरे टाइम का खाने को लेकर रिजर्वेशंस हैं, पता नहीं पकनी है रोटी की नहीं पकनी। सो ट्रेड ब्लॉक ये बना जो है ना वो उन लोगों ने एग्री हो गए 1970s में। फिर सबसे बड़ा जो यहाँ पे इकोनॉमिक एक जियोपॉलिटिकल एक हुआ ट्विस्ट ये आया कि 1979 में अफगान इन्वेजन हो गया। ये है अफगानिस्तान, यहाँ ऊपर रशिया बैठा हुआ। रशिया ने हमला कर दिया यहाँ पे वार्म वाटर्स तक एक्सेस करने के लिए, क्योंकि रशिया का सारा जो एरिया था वो सारा है, वो सारा साल जो इसकी बंदरगाहें हैं, जो इसके पोर्ट्स वगैरह हैं, वो सारा साल ठंडी रहती हैं। तो उसको ट्रेड करने के लिए एक ऐसा रूट चाहिए था जो पूरा साल या फिर कुछ टाइम के लिए तो एटलीस्ट खुला रहे, ताकि वो दुनिया से कनेक्शन हो सके। और रशिया के इस तरफ रशिया की आइडियोलॉजिकल रिलीफ बैठे हुए थे, जो कि रशियन कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। सो आइडियोलॉजिकल रिलीफ बैठे थे, इस तरफ वो जा नहीं सकता था। सो वो यहाँ पे आया। यहाँ पे एक गरीब मुल्क था जिसके अंदर ऑलरेडी एनार्की चल रही थी, दैट वाज अफगानिस्तान। तो यहाँ पे इंडियन ओशन और इस तरह से पूरी दुनिया के साथ, अफ्रीका और पूरी दुनिया के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ वो कनेक्ट हो सकता था। तो उसने क्या किया, 1979 में यहाँ पे इन्वेजन कर दिया। अब यहाँ पे आगे करके आगे बैठा हुआ यूएसए ने देखा, वो दो हेजमन्स थे, बाइपोलैरिटी चल रही थी। इन दोनों रशिया और यूएसए के दरमियान कुछ स्पैट्स चल रहे थे ड्यू टू द लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड, के कौन हेजमन है, दुनिया का लीडर कौन है। तो हुआ यह कि जब अफगान इन्वेजन यहां पे हुआ तो अमेरिका की इस एरिया के अंदर इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। सो ये जो ट्रेड ब्लॉक जो कि 1970s में और इस तरह से लोगों के दरमियान में 1947 से ऑनवर्ड था, इसको एक्सेलरेशन मिल गई और वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट हो गई, क्योंकि यहां पे यूएसएसआर आ गया था। अगर इस एरिया पे यूएसएसआर आके बैठ जाता तो इन्फ्लुएंस बढ़ जाता यूएसएसआर का, और एक मेजर चंक ऑफ द कॉन्टिनेंट चला जाता यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में। और अमेरिकन जो एक वो वॉर ऑफ गेम ऑफ थ्रोन थी, वो अमेरिका से चली जाती। सो अमेरिका ने यहाँ डायरेक्ट इंटरवीन किया, लोगों को फैसिलिटेट किया, हथियार दिए, पाकिस्तान को साथ लिया और इस तरह से पूरे इस रीजन को ऑन बोर्ड लेके इसको फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया और बोला कि हम तो आपके बहुत ज्यादा खैर ख्वाह हैं। फिर हुआ ये कि अमेरिका के आने से एक्सेलरेशन हो गई इस रीजन के अंदर की। फिर क्योंकि फिर 1985 के अंदर फिर जाके फाइनली ये बन गई। ये एक स्टार्ट से तो ये था कि इस पूरे रीजन के अंदर जो है ना वो आपस में जो भी मसाइल होंगे, हमारे पॉलिटिकल मसाइल हैं, हमारे आपस में बाउंड्री से रिलेटेड मसाइल हैं। इंडिया एक ऐसी स्टेट है जिसका हर एक स्टेट के साथ फंडा है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ। सो क्या है कि इंडिया ने जो है ना वो, हम पढ़ेंगे जो फंडे हैं, चाइना के साथ भी उसके फंडे हैं। सो ये हुआ कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही हैं, जहाँ पे जो सोशल प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी क्राइसिस चल रहे हैं, हम उनको डील करेंगे। सो एक्चुअल में इसका गोल ये था, इकोनॉमी, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल जो इन लोगों के स्पैट्स हैं आपस में, उन लोगों को सॉर्ट आउट करने के लिए और कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ दिस रीजन के लिए ये ढाका के अंदर
8 दिसंबर 1985 के अंदर बन गई। इसकी पोटेंशियल जो है ना वो बहुत है, मतलब इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अगर वो उन पे इंप्लीमेंट हो जाता तो यकीन करें इस रीजन की नसीब वाकई बदल जाते। यूरोपियन यूनियन इज सक्सेसफुल जस्ट बिकॉज वो ऐसे है, और ये सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि यहां पे बहुत से डिफरेंसेस हैं। ये कट्टर वहाबी स्टेट है, ये लिबरल स्टेट है, कट्टर इस्लामी स्टेट है, ये हिंदू स्टेट है, फिर ये आगे इस्लामी स्टेट आ गई, ये बुद्धिस्ट स्टेट है, ये बुद्धिस्ट स्टेट है, फिर ये सॉर्ट ऑफ यहाँ पे भी लोग रहते हैं, नेपाल भी एक हिंदू स्टेट है। सो ये पूरी इनके अपने बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, दैट्स वाई ये कभी भी ईयू की जगह नहीं ले सकता था। इसके जो इंपॉर्टेंट जो चीजें थी जिनको अगर हम लोग यूटिलाइज कर लेते, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी ग्लास हाफ एंड फुल, मेरे ख्याल 2012-13 में हुई थी या 14 में हुई थी, मैंने तब पढ़ा था। उसके मुताबिक अगर ये रीजन अपनी पूरी पूरी पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकता है, कर ले, तो ये रीजन दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन बन सकता है अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये रीजन अपने इंट्रा ट्रेड का सिर्फ 5% कर रहा है, जो कि हम आगे देखते भी हैं। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर था, जो कि क्या था कि अगर इस पूरे एरिया के अंदर कोई भी डिजास्टर आएगा, जैसे पाकिस्तान पिछले दिनों में फ्लड आया हुआ था, तो और वो फ्लड भी कुछ, वो तो वैसे खैर और तरह का था, लेकिन मोस्टली जब पाकिस्तान में फ्लड आता है तो वो इंडिया सेंट्रिक आता है। यहाँ से जो आने वाले दरिया हैं, ये ऊपर पहाड़ियों से, तिब्बत वगैरह की पहाड़ियों से, ये इंडिया से गुजर के फिर पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इंडिया पहले इनका पानी डाइवर्ट करके यहाँ पे अपनी इरिगेशन करता रहता है, फिर जब उसने तंग करना होता है तो फिर ये पानी खोल देता है और पाकिस्तान के अंदर फ्लड आ जाता है और करोड़ों लाखों लोग मर जाते हैं। एटलीस्ट करोड़ों लोग इफेक्ट तो जरूर होते हैं ना। तो जो सार्क का डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर था ना, अगर उसको यूटिलाइज किया लिया जाता तो ना सिर्फ अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, इंडिया इटसेल्फ के बहुत ज्यादा मसाइल हल हो सकते थे, बांग्लादेश वगैरह के, लेकिन यूटिलाइज नहीं हुआ। फिर इसके जो इसमें इतनी पोटेंशियल है कि इस सब कंट्रीज के आपस में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो अगर ये सार्क यूटिलाइज हो जाती तो कंट्रीज के आपस में जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, भाई तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, वो सब इश्यूज हल हो जाते हैं। फिर जी जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा मैंने बताया कि गरीब लोग इधर रहते हैं, फिर उसके बाद 8 करोड़ लोग हमारे गरीब हैं। फिर अफगानिस्तान दुनिया की वन ऑफ द नहीं बल्कि शायद ये अफ्रीकन एक कंट्री के बाद दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क रखने वाला मुल्क ये भी है। तो देर तकरीबन ये सारे ममालिक मिडिल इनकम वाली कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिक चीजें वो खत्म हो सकती थी, यहाँ पे पॉवर्टी को अपलिफ्ट किया जा सकता था सार्क यूटिलाइज करते हुए। फिर जी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा उसको कहते हैं, 1995 में साइन हुआ था। लेट्स से कि अगर अच्छा इस सारी की सारी एरिया का सिर्फ 5% ट्रेड आपस में हो रही है। मतलब अगर पाकिस्तान कोई चीज बनाता है तो वो यूरोपियन यूनियन को बेचता है, वो मिडिल ईस्ट को बेचता है, वो दूसरे ममालिक को बेचता है। अगर यही चीजें इंडिया को बेचे और इंडिया पाकिस्तान को बेचे, तो अगर नेबर एक दूसरे के साथ ताउन करना शुरू कर जाए तो इन दोनों कंट्रीज का वक्त बदल सकता है। अगर अफगानिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान सेंट्रिक उस पर म्यूचुअल एफर्ट्स की जाएं तो वो हल, इसका सब चीजों का हल हो सकता है। तो खैर अब इन कंट्रीज के आपस में ट्रेड बहुत कम है, टोटल ट्रेड का पाकिस्तान अफगानिस्तान की टोटल ट्रेड का जो है ना वो 1% बनता है। अब पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेड तो हो ही नहीं रही, बहुत कम ट्रेड हो रही है, वो भी आईटी से रिलेटेड और ऊपर नीचे। तो इन कंट्रीज के आपस में कोई ट्रेड नहीं। सो वो जो साफ्टा था साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कैसा होता अगर ये पूरे का पूरा ब्लॉक फ्री ट्रेड करता, फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स होता, फ्री फ्लो ऑफ द पीपल होता, फ्री फ्लो ऑफ द थिंग्स होता, तो चांसेस थे कि कलेक्टिवली वेलफेयर होती, लेकिन नहीं हुआ। ये जो रीजन है ये आपस में सिर्फ 5.8% ट्रेड कर रहा है आपस में, बाकी जो 95% ट्रेड ये पूरा रीजन बाहर की दुनिया को दे रहा है, मतलब अपने फवायद बाहर की दुनिया को दे रहा है आपस में। यहाँ पे गरीब गुरबत ही गुरबत है। फिर वीजा एग्जाम्पशन स्कीम, ये एक ऐसी स्कीम थी सार्क के अम्ब्रेला के में आई थी ये स्कीम के, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो वीजा फ्री दूसरी कंट्रीज में जो है ना वो ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि किसी हद तक आज भी चल रही है। जैसे हम देखते हैं सिख भाई आते हैं हमारे इधर, जैसे कि अलग अलग लोग यहाँ पे आते हैं। चैलेंजेस इसको क्या क्या चैलेंजेस, मैंने सारे चैलेंजेस ही बताएंगे, सारे चैलेंजेस है। सबसे पहला है पॉलिटिकल डिफरेंस। देखिए इस एरिया के अंदर हर एक कंट्री का अपना पॉलिटिकल सेटअप है,
हर एक कंट्री, पर्टिकुलरली इंडिया यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्री है और इंडिया के साथ ही सबके साथ फंडे, ठीक है। फिर लैक ऑफ कॉपरेशन, कोई कॉपरेशन नहीं है, अपनी सबकी आइडियोलॉजी है, सब अपने आप को प्रोपोगेट कर रहे हैं, कोई किसी के साथ कॉपरेट नहीं कर रहा, सारे भूखे मर रहे हैं, लेकिन सारों की अपनी अपनी वो क्या है, अपनी अपनी तन है, अपनी अपनी उन लोग उनकी सब ईगो है सबकी सब, ठीक है जी। फिर है जी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, सब कहती हैं, अब सबकी अपनी अपनी ट्रेड पॉलिसीज हैं, सबकी अपनी अपनी जो है ना, वो कहते हैं कि भाई हमने, इंडिया कहता है पाकिस्तान को नहीं बेचना भाई, हमने चाहो जो मर्जी कर लो, हम भूखे मर जाएंगे, हमने तुम लोगों को नहीं देना। सो फिर कम्युनिकेशन गैप है जी, यहाँ के लोग जो है ना वो कहते हैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, इस रीजन के लोग, वो किसी भी नजरिए के बारे में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का सोचते हैं। सो इन लोगों में जो है ना वो उस एक्सट्रीमिज्म की वजह से कम्युनिकेशन गैप आता है, वो कहते हैं भाई नहीं बात करनी, हमने कश्मीर में लोग मरते हैं तो मरते रहे, लेकिन हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। पाकिस्तान कहता है भाई कश्मीर का मसला हल करो, इंडिया वाले कहते हैं नहीं भाई पहले हम पॉलिटिकल मैटर्स को सॉर्ट आउट करते हैं, हम तुमसे बात ही नहीं करते, जाओ जो करते। फिर सिक्योरिटी, एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में फरोग पा रहा है, यहाँ पे पा रहा है। हिंदुइज्म दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो है ना वो एक फिनोमिनन है, हिंदुइज्म की वजह से इंडिया के अंदर सिख, और दूसरी अंदरूनी तौर पे कोई तकरीबन 50 के करीब अंदर इंडिया के अंदर तहरीकें जन्म ले रही हैं, जो कि जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट, वो कहते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेकिन वो जो तहरीकें हैं वो ये कहती हैं कि हम तो अपना राइट लेने के लिए खड़े हुए हैं, आप हमें हमारा राइट दें, हम एक्सट्रीमिज्म छोड़ देते हैं। सो अगर यहाँ पे ये म्यूचुअल कॉपरेशन वाला एक ब्लॉक बन जाए सार की शक्ल में, तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमिज्म है, जहाँ पे ये सिक्योरिटी क्राइसिस हैं, जहाँ पे जो फड्डे हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार के अंदर जो रॉइट्स चल रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ नीचे तो वो सबके सबको वो डील हो सकते थे। फिर रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, ये मैंने पहले बताया, ये वहाबी जो है ना वो कटर स्टेट है, ये लिबरल इस्लामी लिबरल स्टेट है, ये हिंदू कटर स्टेट है, और ये दोनों तीनों एक दूसरे के लिबरल जो इस्लामी हैं वो वहाबियों को पता नहीं कैसे देखते हैं, जाहिर सी बात है उनको एक मजहबी लोग समझते हैं, लेकिन जो वहाबी हैं वो कट्टर इस्लामियों को मुशरिक और काफिर और पता नहीं क्या क्या समझते हैं। हिंदू इन दोनों को काफिर समझता है, ठीक है। हिंदू यहाँ पे बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ उनके अपने स्पैट्स हैं। सो रिलीजियस डिफरेंसेस वन ऑफ द मेजर चैलेंज ऑफ सार्क। फिर जी एक्सट्रीमिज्म इन एरिया, वो तो मैंने बता दिया, पूरा एरिया सबके सब एक्सट्रीमिस्ट ही है मोस्टली। फिर जी डाइवर्सिटी है, बताया कि भाई जो हर एक कंट्री के अपने रूल्स रेगुलेशन, एक सिस्टम नहीं है ना, इकोनॉमिक मॉडल सेम है कुछ। यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा सोशलिस्ट बैठे हुए हैं, यहाँ पे इस्लामिक कंट्री है, ये यहाँ पे इस्लामिक मॉडल चलता है इकोनॉमी का, यहाँ पे इस्लामिक मॉडल चलता है इकोनॉमी का टू सम एक्सटेंट। तो ये क्या है कि डाइवर्सिटी है पूरे एरिया के अंदर। अभी हम जी इस एरिया के जो कंट्रीज हैं उसकी जरा पोटेंशियल, उस पर फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी मालदीव्स की। मालदीव्स यहाँ नीचे पाकिस्तान के यहाँ दूर, इंडिया के सामने बिल्कुल नीचे कुछ जजायर हैं, जिनकी टोटल जो आबादी है वो है 5,15,132 लोग हैं। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 167वां मुल्क है, 167 कंट्री है, और इसकी टोटल इसकी जो टोटल इकोनॉमी है वो 6 बिलियन यूएस डॉलर्स की है। ये दुनिया की 157वीं बड़ी इकोनॉमी है। बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका के अंदर तकरीबन 2 करोड़ के करीब करीब आबाद हैं, लोग आबाद हैं। ये दुनिया का आबादी के हिसाब से 60वां सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी टोटल जो जीडीपी है, जो टोटल इसकी जो इकोनॉमी है वो 318 बिलियन यूएस डॉलर्स है, और ये दुनिया की 60वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। फिर जी हम बात करेंगे इसकी बांग्लादेश की। फिर जी हम बात करेंगे यहाँ पे ये बांग्लादेश की। बांग्लादेश की टोटल आबादी 17 करोड़ है। ये दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, और इसका टोटल जो जीडीपी है, टोटल इसकी इकोनॉमी 470 बिलियन यूएस डॉलर्स की है, और ये दुनिया की 34th बिगेस्ट इकोनॉमी है। बात करेंगे भूटान की। भूटान की टोटल जो आबादी है वो है 7,70,484 लोग हैं। इसकी टोटल जीडीपी 2.6 बिलियन यूएस डॉलर है, इसीलिए ये मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा वन ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द रीजन है ड्यू टू, और इसकी आबादी भी कम है। फिर जी बात करेंगे नेपाल की। नेपाल की टोटल आबादी 3 करोड़ लोगों की है, और इसका टोटल जीडीपी सिर्फ और सिर्फ 41 बिलियन यूएस डॉलर है। फिर जी बात करेंगे इस मुल्क की, जिस मुल्क ने सारे मुल्कों को वक्त डाला हुआ है, इसका नाम है जी इंडिया। कैसे वक्त डाला, मैं बायस्ड होकर बिल्कुल नहीं बोल रहा, आपको समझ आएगी जब हम फैक्ट्स फिगर पे जाएंगे। सब कंट्रीज के साथ इसके
टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह। बात करते हैं जी इंडिया की, जो न्यू दिल्ली हिसाब की, न्यू दिल्ली जी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का, पूरी दुनिया की आबादी का 18% 17.7% बनाता है। ये 1,42,46,87,683 लोगों के साथ दुनिया के सबसे पहले सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो जो है ना 423 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर ओवरऑल पॉपुलेशन 423 लोग रहते हैं। टोटल इसका जीडीपी 4 ट्रिलियन का है, लेकिन ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं हम 5 ट्रिलियन पे पहुंच चुके हैं। ये दुनिया का 5th जो है ना वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी तो इकोनॉमी है 5th, लेकिन 17वें नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है पॉपुलेशन पे। सो इसके अंदर पॉवर्टी भी दुनिया की सबसे ज्यादा है। एक तरफ तो ये दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, दूसरी तरफ ये पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से दुनिया के 132वें नंबर पे आता है। मतलब वही बात आ गई ना कि आबादी, अगर इकोनॉमी 5वीं है तो आबादी भी तो पहली है ना। तो जो है ना वो पर कैपिटा जीडी के हिसाब से दुनिया के 139वें नंबर पे आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से दुनिया के 132वें नंबर पे आता है। इस कंट्री के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि इस कंट्री के अंदर 447 लैंग्वेजेस एंड अ लॉट ऑफ रिलीजन, लॉट ऑफ कल्चर हैं। इस कंट्री के अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा आपस टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। इस कंट्री का कोई ऐसा इस एरिया में कंट्री नहीं जिसके साथ कोई ना कोई फड्डा नहीं है। इस कंट्री का चाइना के साथ लद्दाख का जो है ना वो फड्डा है, अरुणाचल प्रदेश का फड्डे हैं, सरकरीक के एरिया में इसके अपराइजिंग चल रही हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। फिर अक्साई चिन के अंदर इसके प्रॉब्लम्स हैं, बांग्लादेश के साथ इस कंट्री की प्रॉब्लम है, भूटान के साथ इस कंट्री के टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स हैं। फिर जी दमचक सेक्टर में इस कंट्री के साथ जो प्रॉब्लम है, म्यांमार के साथ इस कंट्री के अपने टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स हैं। साल्ट्रो माउंटेन्स में इस कंट्री की प्रॉब्लम्स हैं। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर इस कंट्री की प्रॉब्लम है। और सिक्किम जैसे कई ऐसे एरियाज हैं ये कंट्री के जो फंडे चल रहे हैं, जो नेबरिंग स्टेट्स के साथ और यहाँ के लोगों के साथ ऑलमोस्ट 50 के करीब इन लोगों के अंदर अपराइजिंग चल रही है। अब ये लोग जो है ना हिंदू डोमिनेटेड एक सोसाइटी है जो कि अपने लोगों का गला घोट रही है, लेकिन दुनिया को ये लोग ये बताते हैं कि भाई ये दुनिया के सबसे ज्यादा खुशहाल लोग हैं और इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। खैर, अब बात करते हैं अपनी पाकिस्तान की। पाकिस्तान 24 करोड़ आबादी वाला एक ऐसा मुल्क है जो कि एरिया के हिसाब से दुनिया का 33वां मुल्क है और जिसकी टोटल जीडीपी 340 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि दुनिया की 46th बिगेस्ट इकोनॉमी है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम भी किसी से कम नहीं है, हम 161वें नंबर पे आते हैं। यानी हम अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम शाम नहीं करते। बात करेंगे अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान दुनिया की 60 बिलियन आबादी वाला 4 करोड़ 60 बिलियन इकोनॉमी वाला 4 करोड़ की आबादी वाला एक ऐसा मुल्क है जो कि इटसेल्फ दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन, बिगेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर गुजर रहा है। तो जितनी मैंने बातें की हैं, आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये जो एरिया वन ऑफ द मोस्ट डिप्राइव्ड, वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट एरिया है, लेकिन यहाँ के जितनी भी कॉर्पोरेशन बनती है, जितना भी जो कुछ भी बनता है, यहाँ के लोग, यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो उसको आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि उनके अपने स्टेक्स, उनके पॉलिटिकल स्टेक्स, उन्होंने पावर में आना होता है। उन लोगों ने क्या करना होता है कि उन लोगों ने जो है ना वो उन लोगों को चाहिए होती है, उनके पॉलिटिकल स्टेक्स होते हैं, वो चाहते हैं कि वो पावर में रहें। दैट्स वाई वो यहाँ के लोगों का नहीं सोचते, दे ऑलवेज थिंक अबाउट देमसेल्व्स। आई होप कि आपका कुछ भला हुआ होगा। पाकिस्तान पाइंदा।